हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है उसी की तैयारी HPSC के द्वारा दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज हमारी होगी क्लास नंबर 18 और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो मैंने क्लास नंबर 17 तक डाली हैं वो आप सभी ने देख ली होंगी। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम एक सैम्पल कॉपी दिखाइए, तो मैंने सैम्पल कॉपी जो है डाल दी है कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्टिव पेपर में HPSC द्वारा निकाली गई भर्तियों के अंदर आपको सब्जेक्टिव पेपर में किस प्रकार से लिखना है। फिर चाहे वो PGT का हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई कैंडिडेट हो, तो ये वीडियो सारी मैंने डाल दी है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देख ली होंगी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारत भारती, जो कि हमारा HPSC ने जो सिलेबस दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसी का यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत पॉइंट नंबर 12 है। ठीक है, तो इसकी एक वीडियो यानी कि पार्ट 1 जो है मैं डाल चुकी हूँ, आपने देख लिया होगा। तो पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखना। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत भारती और थोड़ा सा आपको इससे कनेक्ट करवाऊंगी पिछली क्लास से। तो भारत भारती हमने रचना पढ़ी थी, जिसके जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और भारत भारती की जो रचना 1912 में की थी। और भारत भारती की रचना इन्होंने क्यों की थी, इन्होंने इसलिए की थी, इसके संदर्भ में मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने 1907 ईस्वी में सरस्वती में एक लेख लिखा था कि कवि और कविता, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली नज़ीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए जो भारतीय समाज को उद्बुद्ध कर सके। उद्बुद्ध का मतलब है जो भारतीय समाज को संबोधित कर सके, जो भारतीय समाज को जागृत कर सके। तो इस प्रकार का एक लेख छपा था और ये लेख जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने पढ़ा और उन्होंने रचना की भारत भारती की। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार की रचना है, तो ये उद्बोधन परक रचना है। ठीक है, तो बाकी सारी बातें तो मैं बता चुकी थी, अब मैं यहाँ पर इस पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी। और भारत भारती का अगर मैं आपको बताऊं तो भारत भारती जो है 3 खंडों में विभाजित है। इसमें अतीत खंड है, एक आपका वर्तमान खंड है और कविता का एक भविष्य खंड है। यानी कि 3 खंडों में है, अतीत वर्तमान और भविष्य 3 खंडों में विभाजित है। और अभी तक हमने इस जो रचना है उसका कथा सार पढ़ा था कि कथा सार जो है 3 भागों में विभाजित है। तो अतीत के बारे में क्या है, वर्तमान में क्या है और भविष्य के लिए कवि जो है किस प्रकार से चिंतित है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा। तो एक कमेंट ये भी था कि मैम जो ये भी बताइए कि स्क्रीनिंग में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो HPSC जो है जो भी कंटेंट हमारे सिलेबस में दे रखा है उसके बीच में से भी प्रश्न को उठाती है, इसीलिए ये सारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो भारत भारती जो रचना है उसका कथासार हमने पढ़ लिया था, उसका उद्देश्य क्या था, किस संदर्भ में भारत भारती की रचना की थी, किसने की, कब की, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि भारत भारती जो है 3 खंडों में विभाजित है। ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। ऐसा ना हो कि आपने कहीं चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो और आपकी जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप उसे देखने से वंचित रह जाएं। ठीक है, तो और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास संचित करने से नहीं बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि भारत भारती जो रचना है वो 3 खंडों में विभाजित है। तो सबसे पहले हम अतीत का विश्लेषण पढ़ेंगे कि अतीत के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या विश्लेषण दिया है। विश्लेषण आप जानते हो, आंकड़ों को सारा मतलब सारी बातें जो है उन्होंने पहले इकट्ठा की, फिर उन पर विश्लेषण किया। यहाँ पर आंकड़ों का मतलब ये है कि जैसी स्थिति हमारे देश की उस समय थी उन सभी समस्याओं को
जो भी आडंबर समाज में फैले हुए थे या जो भी हालात देश की हो रही थी, उन सभी घटनाक्रम पर विचार करके और फिर मैथिली शरण गुप्त जी ने उसका विश्लेषण किया। और विश्लेषण करके हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताया है, हम आज अतीत का विश्लेषण पढ़ेंगे, फिर वर्तमान का विश्लेषण पढ़ेंगे और फिर हम भविष्य का विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 रहेगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, सारी महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे और बहुत ज़्यादा आपको इतना वो नहीं सोचना है, क्योंकि आपका एक प्रश्न जो है 10 मार्क्स का ही आएगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास 12 मिनट हैं। तो इस कविता को पढ़कर आपको वो कंटेंट इकट्ठे करने हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं अतीत का विश्लेषण। आज का हेडिंग होगा अतीत का विश्लेषण। 3 विश्लेषण पढ़ेंगे, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो मुख्यतः शुरू करती हूँ। मुख्यतः अतीत खंड में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत, अतीत का मतलब है जो समय बीत चुका है, तो इस कविता में इस खंड के अंतर्गत कवि ने ये बताया है कि जब हमारा अतीत था, यानी कि हमारे भारत देश का जो अतीत था वो कैसा था। तो भारत देश का जो अतीत था उसे कवि ने गौरवपूर्ण कहा है और उसकी काफ़ी कई सुंदर झांकियाँ भी हमारे सामने प्रस्तुत की है। जिस प्रकार भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में लिखा है, भारतेंदु जी का ये मूल नाटक है भारत दुर्दशा, और उसने क्या लिखा था, सबके पहले जय ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय ही सभ्य विधाता कीनो। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां थी ये तो थी भारत दुर्दशा नाटक की और भारतेंदु जी द्वारा रचित थी। और इसी प्रकार का कुछ भाव जो है मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारत भारती रचना के अंदर दिया है। उसी प्रकार का भाव अतीत खंड में है। स्वाभाविक है कि इतिहास यहाँ वस्तुनिष्ठ अध्ययन का विषय नहीं बल्कि मिथक मिथक बनकर, मिथक होता है मिथ्या, जो झूठा होता है थोड़ा सा, ठीक है, बनकर उभरता है। क्या कहा है, ध्यान से शब्दों को पढ़ते चलना है। इतिहास जो है वस्तुनिष्ठ अध्ययन का विषय नहीं है। कह रहा है कि जो इतिहास है हमारा, चाहे वो हिंदी का इतिहास हो, चाहे किसी भी चीज़ का इतिहास हो, चाहे वो हमारे भारत देश का इतिहास हो, उसका हमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं करना है बल्कि मिथक बनकर उभरता है। इतिहास का ये बोध रोमानियत व नोस्टाल्जिया से भरा हुआ लगता है। वस्तुतः ये इतिहास का उपयोगितापूर्ण नजरिया है जिसमें इतिहास वर्तमान की जरूरतों के साँचे में ढलकर प्रस्तुत हुआ है। अतीत खंड के कुछ प्रसंग इस प्रकार है। तो अतीत के बारे में यहाँ पर बताया है कि जो भाव भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा में था कि सबसे पहले है जय ईश्वर, कि सबसे पहले ही ईश्वर हमें धन और बल दीनो, सबसे पहले जय सभ्य विधाता कीनो। ठीक है, जे ही सभ्यता का विधाता से अनुरोध किया है। तो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि अतीत के कुछ प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं प्रसंगों के माध्यम से जो अतीत का विश्लेषण है उसे हम पढ़ते जाएंगे। क्या कहा, सबसे पहले भारत विश्व के सभी देशों से अधिक विकसित था। देखो ये जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इन्होंने भारत के अतीत के इतिहास के बारे में पढ़ा और उसका विश्लेषण किया और फिर एक प्रमुख बात इन्होंने स्पष्ट की कि जो हमारा भारत देश है वो विश्व के सभी देशों से अधिक विकसित था। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। तो क्या कहा कि संपूर्ण देशों में से अगर विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पर ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो भारत देश है वो विश्व के सभी देशों में सबसे उत्कर्ष पर था। अतीत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसका जो ऋषि भूमि है वह हमारी जो भारतवर्ष भूमि है वो ऋषि भूमि है। जो भूमि ऋषि भूमि है और सबसे ज़्यादा उत्कर्ष पर थी विश्व के सभी देशों में, वह हमारा भारतवर्ष है। इन पंक्तियों के माध्यम से भारत को सबसे अधिक विकसित कहा मैथिली शरण गुप्त जी ने। पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। भारत में रहने को देवता भी तरसते हैं। मतलब भारत के अतीत का गौरवगान करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारे भारत देश में रहने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहें,
है धन्य भारतवासी, धन्य भारतवर्ष है। कह रहा है कि स्वर्ग लोग यानी कि जो देवलोक है, जहाँ पर स्वर्ग लोक है, जहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं, वहाँ पर भी देवगण बैठे बैठे हमारे भारत देश का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि धन्य है भारत भूमि, भारतवासी और भारत और भारतवासी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे देश में जन्म लिया। तो क्या कहा, सबसे पहले एक पॉइंट इन्होंने कि भारत में रहने को देवता भी तरसते हैं, और एक और पॉइंट कहा था कि भारत विश्व के सभी देशों में सबसे विकसित था। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले ज्ञान व सभ्यता का विकास भारत में हुआ। सबसे पहले ज्ञान और जो सभ्यता का विकास है वो भी भारत के अंतर्गत हुआ। पॉइंट नंबर 3, इसके प्रमाण हेतु गुप्त जी ने भारत भारती में डॉक्टर हंटर का निम्नलिखित कथन उद्धृत किया है। प्राचीन काल में हिंदुओं को शल्य चिकित्सा करने में संकोच न था। शल्य चिकित्सा आप जानते हैं, जैसे कि चीरफाड़ करके जो शल्य चिकित्सा की जाती है, जैसे कि जड़ी बूटियों के माध्यम से जो शल्य चिकित्सा की जाती थी। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा शायद ये जड़ी बूटियों वाली है। प्राचीन काल में हिंदुओं को शल्य चिकित्सा करने में संकोच न था। उन्होंने वैद्यक में यूनानियों से कुछ भी नहीं सीखा, वरना उन्हीं को बहुत कुछ सिखाया। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती के अंदर, और डॉक्टर हंटर का इन्होंने एक कथन बताया है। तो ये जो कथन है जो मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बता रही हूँ, ये डॉक्टर हंटर का है। हंटर ने ये कहा कि प्राचीन काल में जो हिंदू लोग थे वो शल्य चिकित्सा करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, और जो यूनानियों से कुछ भी कह रहे कि जो भारत देश के वैद्य थे उन्होंने यूनानियों से कुछ नहीं सीखा, वरना उन्हें कुछ ना कुछ सिखलाया। यही बात वे कविता के रूप में कहते हैं। तो हंटर के शब्दों में ये देखिए, संसार को सबसे पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। तो यही बात वे कविता के रूप में कहते हैं। कवि ने ये बातें कही हैं कि हम ही वो लोग हैं, हम ही वही भारतवासी हैं जिन्होंने सबसे पहले देश और दुनिया को ज्ञान की शिक्षा दी, दान की शिक्षा दी, आचार और व्यवहार की शिक्षा दी, व्यापार की शिक्षा दी और विज्ञान की शिक्षा दी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे विश्व के सभी देशों में सबसे विकसित देश कहा। दूसरे नंबर पर कहा कि स्वर्ग में देवता लोग भी भारत का गुणगान करते हैं और भारत में रहने के लिए तरसते हैं। तीसरे पॉइंट में ये कहा कि इन्होंने सबसे पहले ज्ञान और सभ्यता विकास भी यहीं पर हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अभी तक इसके 3 खंड हमें पढ़ने हैं। त्याग व दान करना तो हमारी संस्कृति के प्राण तत्व रहे हैं। अगर हम हमारी भारतीय संस्कृति के अतीत पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है त्याग व दान करना तो हमारी संस्कृति के प्राण रहे हैं। गुप्त जी लिखते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। तुम्हें पता है भारत को एक आर्यवर्त नाम भी दिया गया है, तो भारत के लोगों को ही आर्य कहा है। कह रहा है कि हमारे देश में ऐसे आर्य लोग थे जो वो केवल अपने लिए नहीं जीते थे। वे स्वार्थ रत को मोह की मदिरा कभी पीते न थे। कहते थे स्वार्थ रूपी मदिरा यानी कि अपना हित उन्होंने कभी नहीं सोचा। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां। आपने पूछा महर्षि दधीची ने अपनी जो अस्थियां भी दान में दे दी थी। तो कह रहा कि हम उस देश के वासी हैं जिन्होंने अपनी अस्थियां भी, परमार्थ का मतलब है दूसरे के हित के लिए, अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। शिवी हरिश्चंद्र दधीची से होते रहे दानी यहाँ। जैसे कर्ण का नाम यहाँ नहीं आया, कर्ण है, दधीची है, हरिश्चंद्र है, इसके जैसे दानी लोग भी यहाँ भारतवर्ष में रहते हैं। तो दान पॉइंट नंबर 4 आप जोड़ लें, दान व त्याग करना तो हमारी संस्कृति के प्राण रहे हैं। उसके बाद है भारत की स्त्रियां। अब बात आती है स्त्रियों की, तो भारत की स्त्रियां महान थी क्योंकि वे भगवान से पहले पति की वंदना करती थी और पति के प्रति मन, वचन, कर्म से समर्पित रहने को ही अपना धर्म समझती थी। अब देखो ये बात तो हो रही है अतीत की। अगर मैं इन्हीं पंक्तियों को लेकर चलूं जो स्त्रियों के बारे में बात कही है, तो आज जो मेरे देश में स्त्रियों, मैं सभी स्त्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, कि आजकल जो स्त्रियों की दशा है बदल चुकी हैं और वो जो अपनी प्राचीन सभ्यता थी उसे छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए कवि चिंतित हुआ है कि हम अतीत में क्या थे, अब क्या हो गए और आगे क्या होंगे अगर हम इसी आचरण से चलते रहे तो।
ठीक है, तो पिछले अतीत का विश्लेषण हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अतीत में भारत के जो स्त्रियां थी वो महान थी, उनके लिए पति ही उनका भगवान था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतया अपने पति को ही समर्पित थी। पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, अंचल पसार प्रणाम कर फिर की विनय भगवान से। विश्वेश हम अबला जनों के बल तुम्ही हो सर्वदा, पति देव में मति गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा। कह रहा है कि रति कि हमारे पति की मति गति और दृढ़ता में ही हमारी रति रहे, मतलब हमारा विश्वास उसी में बना रहे। ठीक है, तो ये समझाने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें समझ रहे हैं, आसान है इनका अर्थ। अगर मैं ये सब करने लगी तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अतीत खंड पर कई विचारकों ने प्रश्न उठाए हैं। यह इतिहास बोधक न सिर्फ एक तरफा तथा मिथकीकृत है। अब देखो, इस पर अब आलोचक तो हर जगह होते हैं, चाहे वो इतिहास की बात करें, चाहे अपनी दैनिक जिरिया की बात करें, या हम जिस समाज में रह रहे हैं उसकी बात करें। तो इसी तरीके से हिंदी इतिहास में भी या हिंदी साहित्य में भी आलोचक रहे हैं, और कुछ आलोचकों ने अतीत खंड पर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पक्ष देखा है ना, जो कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया इस कविता में, वो अतीत का या इतिहास बोध का सिर्फ एक तरफा और मिथकीकृत मतलब पक्ष रखा है, बल्कि वर्तमान समय में अस्वीकार्य भी है। अब वर्तमान समय में इस बात को स्वीकार भी नहीं करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि सब कहते हैं कि पति सब कुछ थोड़ी, स्त्री की अपनी भी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो गुप्त जी दृष्टि आर्य केंद्रित, पुरुष केंद्रित तथा हिंदू केंद्रित रही है। अब आपने जितनी पॉइंट्स पढ़े उनसे यही पता चल रहा है कि गुप्त जी की जो दृष्टिकोण था वो आर्य केंद्रित रहा, पुरुष केंद्रित रहा और हिंदू केंद्रित रहा। वे बार बार आर्य जाति की महिमा का गान करते हैं, जबकि वर्तमान भारत में आर्य अनार्य विवाद सांस्कृतिक संकट उत्पन्न करता है। इससे न केवल दक्षिण भारत के लोगों की भावनाएं चोटिल होती हैं। देखिए, आर्य जो है अधिकतर उत्तर भारत में थे, तो यहाँ पर आलोचक ये कहते हैं कि गुप्त जी ने आर्यों का ही बार बार जिक्र किया है। तो इस प्रकार का जिक्र करने से जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी भावनाओं को चोट पहुँचती है। बल्कि पूर्वोत्तर भारत भी स्वयं को उपेक्षित मानता है। अगर पूर्व भारत की बात करें तो वो लोग भी कहीं न कहीं इससे मतलब इससे ग्रस्त हैं। इससे मतलब उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनकी दृष्टि हिंदू केंद्रित भी है, क्योंकि वे बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करते थे। ये वही समय है जो उस समय के गर्मपंथी आंदोलन, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता कर रहे थे, के सामने आई थी। हिंदू शब्द व हिंदू प्रतीकों का प्रयोग करने से उद्बंतों पर भावपूर्ण हो जाता है। उद्बोधन मतलब हे हिंदू, तो हिंदुओं को ज़्यादा संबोधित किया है। ठीक है, किंतु गैर हिंदू तब का स्वयं को आंदोलन से जोड़ नहीं पाता। अब जब भारत, ये 1912 की बात हो रही है और 1912 में हम पराधीन थे अंग्रेजों के, और उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए सभी देशवासी एकजुट हो रहे थे। उसमें कुछ हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम भी थे। तो आलोचकों का ये कहना है कि जब गुप्त जी ने ये रचना लिखी तो उस समय हमारे देश के लिए हिंदू मुस्लिम पूर्व पश्चिम सभी के लोग, जो दिशाओं के लोग हैं, देश को आज़ाद कराने में एकजुट थे। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि इन्होंने बार बार हिंदू शब्द को प्रयोग करके जो हमारे पूर्व देश के लोग हैं या पश्चिमी भारत के जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी चोट पहुंचती है। भारतेंदु जी जब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देते हैं तो ये समस्या उनके समक्ष भी खड़ी होती है। यही बात सेम जब भारतेंदु जी करते हैं तो उनके सामने भी ये समस्या खड़ी होती है। हम विश्लेषण कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव विश्लेषण, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हम अतीत का विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पर सभी बातें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, उसी प्रकार क्या कहा हमने कि जिस प्रकार भारतेंदु ने बलिया वाले व्याख्यान में हिंदू का अर्थ भारतीय बताया, उसी प्रकार गुप्त जी ने हिंदू नामक रचना में हिंदू का यही अर्थ बताया। कि इन कवियों ने ये कहा कि हमारा मतलब स्पेशल एक हिंदू जाति को उद्बोधन करना नहीं है, बल्कि हिंदू का अर्थ इन्होंने संपूर्ण भारत से लिया। किंतु ये रचना भारत भारती के 15 वर्ष बाद 1927 में लिखी गई, इसलिए आलोचक भारत भारती पर हिंदूवादी होने का आरोप लगाते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार अतीत खंड में फिर दूसरी बात क्या आती है, अतीत खंड में पुरुषवादी मानसिकता का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। आदर्श नारी की जो संकल्पना व्यक्त की गई है वह पुरुष पर निर्भर है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर स्त्रियों को कहीं पर भी स्वावलंबी नहीं दिखाया गया है। तो कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं कि इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि हमारे अतीत की जो स्त्रियां थी वो पूरी तरीके से पति पर समर्पित थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठाया आलोचकों ने कि आदर्श नारी की जो संकल्पना मैथिली शरण गुप्त ने की है वह पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर है। स्वतंत्र तो इस अगर वो पुरुष पर निर्भर है तो जो स्त्री की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, वह उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रह जाती है। आज का नारीवाद इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सही बात है, ठीक है, नहीं करता। और कहीं कहीं पर अपनी अपनी सोच है। अब हम यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल मैथिली शरण गुप्त जी ने जो राय रखी है उसे पढ़ रहे हैं। इन सीमाओं के बावजूद ये इतिहास बोध पूर्णतः अस्वीकार्य नहीं है। देखो, पूरी तरीके से हम इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकते और पूरी तरीके से हम इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। वस्तुतः ये अंग्रेजों के साम्राज्यवादी इतिहास बोध का उत्तर है। अंग्रेज लेखक ये साबित करने में लगे थे कि भारत असभ्य जातियों का देश है और उसे सभ्य बनाने का दायित्व, जिसको वे श्वेत व्यक्ति का बोझ कहते थे, अंग्रेजों का है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अंग्रेज लेखक ये साबित करने में लगे थे कि भारत असभ्य जातियों का देश है। तो तुम्हें तो पता ही है कि अंग्रेज तो मतलब ही यही था कि भारतवासियों का मनोबल किसी न किसी तरीके से गिराया जाए, ठीक है, डिमोरलाइज किया जाए। तो अंग्रेज क्या करते थे कि भारतवासियों को असभ्य जातियों का देश कहा और उसे सभ्य बनाने का दायित्व किसको दिया, अंग्रेजों का दिया, जिसको वे श्वेत व्यक्तित्व का बोझ कहते थे, अंग्रेजों का है। उन्होंने ये कहा कि भारत एक सभ्य जातियों का देश है और इसे सभ्य बनाने की जिम्मेदारी श्वेत व्यक्तियों का है। ठीक है, एक अतिवाद का जवाब दूसरा अतिवाद ही होता है, इसलिए यह दृष्टिकोण एकांकी होते हुए भी तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अपना महत्व रखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं भाई रखता होगा। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि कुछ मेरे पास पंक्तियां हैं जो अतीत खंड की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो अतीत को हमने पढ़ा और पहले तो अतीत के हमने वो 5-7 पॉइंट पढ़े जो मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष की प्रशंसा में कहे। उसके बाद कुछ पॉइंट हमने, विश्लेषण तो यही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सोच को साथ लेकर चलना। तो कुछ विचारकों की इनके बारे में क्या राय थी, हमने वो भी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि अतीत खंड की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां कौन कौन सी हैं। अब ये पंक्तियां भारत भारती कविता की हैं जो अतीत खंड की हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पेपर में पूछे भी जा सकती हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो इसका जवाब यहाँ पर मिल गया है कि भूलोक का गौरव, भूलोक तक इसका गौरव फैला हुआ है। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, ठीक है, जे कि हमारे भारत देश में प्रकृति का जैसा सौंदर्य है वैसा और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। फैला मनोहर गिरी हिमालय, इसके चारों तरफ जो है मतलब पूर्व में हिमालय फैला हुआ है। और गंगा जल, ऐसा गंगा जल और किस देश में है। तो हम यह सरलार्थ नहीं करेंगे, आप इनका समझ पा रहे होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कहा है, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। सिरमौर मतलब संसार के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, मतलब भगवान के द्वारा दी गई भवभूतियों का, खजाने का, दौलत का ये पहला भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का सबसे पहले यही विस्तार है। नर सृष्टि का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, सॉरी, मनुष्य जाति की जो रचना है वो भी सबसे पहले विधाता ने इसकी रचना भी यहीं पर की। तो ये प्रश्नवाचक शैली में है सारा, आप इसे देख रहे होंगे। ठीक है, भूले हुओं को पथ दिखाना ये हमारा कार्य था। मतलब यहाँ पर ये भी बताया कि जो अतीत में हमारा देश कैसा था, कि हमारे जो देश के लोगों का जो सोच थी वो ऐसा था कि जो लोग अपने रास्ते से भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाना। राजत्व क्या है, जगत हमको मानता आचार्य था, आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है, खींच जाए जिस पर मन स्वयं, सच्चा वही बलवान है। ठीक है, तो ये अतीत की पंक्तियां हैं सारी। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे वे लोग या तो अज्ञे हैं
या आगे मतलब मूर्ख हैं, या पक्षपात जता रहे हैं। मूर्ख हैं या तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, या कोई पक्षपात जता रहे हैं। यदि हम अशिक्षित थे कहे तो सभ्य वे कैसे हुए। कह रहे कि हम अशिक्षित थे तो वो सभ्य कैसे हुए। वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। कह रहे कि वो खुद ऐसे भी नहीं थे जैसे हम आज के दिन हैं। तो भाई ये पंक्तियां हैं, देखो एक एक सारी पंक्तियां मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। ठीक है, जो आज हमसे अलग हैं, जो इनका आज हमारे अंदर विश्वास नहीं है, वो कल हमारे अंदर ही अनुराग रखने वाले होंगे। तब भी कला कौशल यहाँ का था जगत के लिए के हित गया, है फाइयान विलोक जिसको मुग्ध होकर कह गया। ये काम देवों का किया है मनुज कर सकते नहीं, दृग देख कर जिसको कभी श्रम मान कर थकते नहीं। ठीक है, अब हमने अतीत का पढ़ा, अब हम वर्तमान खंड का विश्लेषण पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो इस हिसाब से तो 1 घंटे की होने वाली है। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, और बोर हो रहे हैं तो बीच में आगे चलकर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वर्तमान खंड का विश्लेषण है कि वर्तमान खंड तथा गोणत अन्य खंडों के अंतर्गत गुप्त जी ने वर्तमान भारत की दुर्दशा के चित्र खींचे हैं। यानी कि जिस समय मैथिली शरण गुप्त जी इस रचना को कर रहे थे उस समय हमारे भारत का जो दुर्दशा है वो बहुत बुरी थी। वे बताते हैं कि इतनी स्वर्णिम अतीत के बाद भारत की दुर्गति किन कारणों से हुई। जिस प्रकार भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में भारत के पतन के कारणों का समग्र विश्लेषण करते हुए आंतरिक तथा बाह्य दोनों कारणों पर बल दिया था, वैसे ही गुप्त जी ने भी क्या कहा कि भारत दुर्दशा नाटक जो है भारतेंदु जी ने लिखा था, और भारतेंदु जी ने ये बताया अपने उस नाटक के अंतर्गत कि भारत की दुर्दशा करने के लिए कौन से बाहरी कारण है और कौन से आंतरिक कारण है। इसी प्रकार के कुछ कारण यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने भी बताया, और गुप्त जी के अनुसार आंतरिक कारण 2 रहे हैं। तो क्या कारण है? पहला, वे सब कुरीतियां जो हिंदुओं में व्याप्त थी, जैसे साधुओं की पाखंडता, पंडितों की अज्ञानता, क्षत्रियों की विषयोन्मुखता, वैश्यों का लालच, बेजोड़ विवाह, अंध परंपरा पालन, नशेबाजी, ये सारे नंबर 1 याद रखना। 2 कारण बताएं आंतरिक, पहला तो ये है, और दूसरा है आंतरिक कारणों में बौद्ध तथा जैन आदि धर्मों का उभरना और अपनी ही मूल परंपरा को चोट करना। मतलब क्या है कि जब बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा, बौद्ध, सिद्ध और नाथ आपने पढ़े होंगे, तो आपस में लोग जो है धर्म के नाम पर अलग अलग संप्रदाय में बट गए और भारत का जो है सत्यानाश इन्होंने कर दिया। तो आंतरिक तो ये कारण थे 2 जो हमारे देश के अंदर फैले और इन्होंने भारत देश की बुरी दशा की। और बाह्य कारण कौन से 2 प्रमुख रूप से बताए हैं जिन्होंने अतीत में सन 1912 के आसपास जो भारत का हाल किया वो किन कारणों से हुआ। तो बाह्य कारणों में उन्होंने पुनः 2 कारणों का उल्लेख किया है, इस्लामी आक्रमण तथा ब्रिटिश आक्रमण। एक तो मुस्लिम साम्राज्य और दूसरा ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का आक्रमण। उन्होंने इस्लामी आक्रमण की आलोचना ब्रिटिश आक्रमण की तुलना में अधिक की है। इसके 2 कारण हैं। पहला, ब्रिटिशों की अधिक आलोचना से पुस्तक पर प्रतिबंध का खतरा था। अगर ये लोग क्या करते कि अगर ब्रिटिश की ज़्यादा आलोचना कर देते कि इन्होंने, देखो यहाँ पर समझने की बात है कि बाह्य कारण जो बताए हैं तो 2 कारण बताए, एक इस्लामी आक्रमण और दूसरा ब्रिटिश आक्रमण। अब जो पुस्तक मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी उस पुस्तक में ब्रिटिश आक्रमण की ज़्यादा आलोचना नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये क्या करते थे कि उस समय जो कवि या जो विद्वान इस प्रकार की पुस्तकें लिखते थे जो जनता को भड़काए और जनता के अंदर आक्रोश फैलाए, तो ऐसी पुस्तकों को वो जब्त कर देते थे। इसके तो इन्होंने क्या किया कि पहला क्या था कि ब्रिटिशों की अधिक आलोचना से पुस्तक पर प्रतिबंध का खतरा था। उन्हें पता था कि उसको प्रकाशित होते उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि इसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान को वे सचमुच भारत के उदय का माध्यम समझते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्तमान खंड के कुछ विशेष प्रसंग हैं जो कवि ने अपनी कविता के अंदर दिए हैं। अब उन प्रसंगों को हम देख लेते हैं। गुप्त जी के अनुसार किसी भी समाज या व्यक्ति का समय हमेशा एक सा नहीं रहता। स्वर्णिम अतीत के बाद भारत का पतन भी स्वाभाविक था। सही बात है, जो चीज़ शीर्ष पे है एक दिन वो ढलती जरूर है। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवस ही घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। देखो
देखो जिधर अब बस उधर ही है उदासी छा रही, काली निराशा की निशा सब ओर से आ रही। तो ये वर्तमान के खंड से ली गई पंक्तियां हैं, आपको ध्यान रखना है। गुप्त जी ने बौद्ध धर्म के विकास को धर्म भ्रष्टता का युग कहा। मैथिली शरण गुप्त जी ने जो बौद्ध धर्म का विकास हुआ उसको धर्म भ्रष्टता का युग कहा, जबकि इस्लामी शासन को परतंत्रता का युग कहा। इस्लाम के विवेचन में कहीं कहीं वह मानसिकता उभरती है जहां उसे अंधकार काल कहा जाता है। गुप्त जी चर्चा करते हैं कि कैसे इस्लामी शासन, इस्लाम में आप समझ रहे हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, ये औरंगजेब, ये सारे, ठीक है, तो इनकी एक पूरी श्रृंखला सी चली थी। तो इन्होंने जो है देश का सत्यानाश करके रखा, उसी के बारे में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस्लामी शासन के दौर में हिंदू धर्म पर आक्रमण हुआ। तुमने देखा कि जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि जब इस्लामी शासन था उस समय भारतीय हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ठीक है, उनको लूटा जाता था, मूर्तियों का भंजन किया जाता था, ठीक है, मंदिर तोड़े गए, जजिया जैसे कर लगाए गए। तो है इसके इस को काव्य की पंक्तियों के में किस प्रकार से लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, वो देखेंगे। है निष्ठुरों के हाथ में सुरमूर्तियां खंडित हुई। निष्ठुर या मुस्लिम शासकों को कहा है कि जिनके हाथ से हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित हुई। बहु मंदिरों की वस्तुओं से मस्जिदें मंडित हुई, कि जो हमारे बहु मंदिर थे इनको तोड़कर उन्होंने मस्जिदें बनाई। जजिया सरीखे कर लगे, ये बात वही सिद्ध हुई। जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही, जो हो हमारी दुर्दशा का अंत बाकी न रहा। हाँ हाँ क्या कहें, कितना हमारा रक्त पानी सा बहा। कह रहा कि उस समय न जाने कितने भारतवासियों का जो रक्त है वो पानी की तरह बहा। ठीक है, गुप्त जी ने इस्लाम की समग्र निंदा नहीं की है। वे अकबर की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कोई समाज पूरा गलत नहीं होता। तो अकबर की उन्होंने थोड़ी सी तारीफ भी की है। ऐसा नहीं होता कि सारे जाति कोई क्रूर हो। ठीक है, ये पंक्ति कही। हिंदू और इस्लामी संस्कृति के भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि सामासिक व आधुनिक है। अब जो दो प्रकार की संस्कृति थी, क्योंकि हिंदू हमारे देश में पहले से थे और मुस्लिम ने बाहर से आकर यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया, तो दोनों की संस्कृति का प्रभाव हमारे भारतीय इतिहास पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हिंदू और इस्लामी संस्कृति के भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि सामासिक व आधुनिक है। वे समझते हैं कि अतीत में कुछ गलत हुआ हो तो वह प्रतिशोध के रूप में दोहराने की वस्तु नहीं है। कह रहा कि अगर अतीत में कुछ गलत हो गया तो उसके ये नहीं है कि उसका बदला लेने के लिए हम वर्तमान में गलत करेंगे। अतीत को भूलकर भविष्य को देखते हुए समन्वित रास्ता अपनाना ही बेहतर है। तो कवि ने यही यहाँ पर कहा है, काफ़ी अच्छी बात कही है। सप्रेम हिलमिल कर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी, पीछे हुआ सो हो गया, अब सामने देखो सभी। तो कवि तो यही कहता है कि पीछे जो हुआ उसे सब भूल जाओ और हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। अगला और एक पॉइंट कहा है, गुप्त जी ने ब्रिटिश शासन का भी पर्याप्त विवेचन किया। वे ब्रिटिश संस्कृति की काफ़ी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह जिस आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न है वह हमारे लिए जरूरी है, किंतु इसके बावजूद अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण पर कठोर शब्दों में चोट भी करते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाएगा। मतलब ब्रिटिश शासन के बारे में उन्होंने पर्याप्त विवेचन कहा। और मैथिली शरण गुप्त जी ने ब्रिटिश शासन के बारे में क्या कहा अपनी पंक्तियों के माध्यम से, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्रिटिश का आगमन हमारे देश का सौभाग्य ही था, देते हुए भी कर्म फल हम पर हुई उसकी दया, भेजा प्रसिद्ध उद्धार उसने ब्रिटिश राज यहाँ नया। कह रहा है कि हम लोगों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ पर भेजा था। तो ये कहा है गुप्त जी। अंग्रेजों द्वारा किए इससे तो मैं कुछ यहाँ पर मतलब संभव में वो नहीं है, सहमत नहीं हूँ मैं भी इस पॉइंट से। गुप्त जी अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण व धन बहिर्गमन से चिंतित थे। अब दूसरा ये भी बात किया कहा है कि जो अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और धन का बहिर्गमन यानी कि हमारे देश के धन को जो बाहर ले जा रहे हैं लूट लूट कर, इसके बारे में मैथिली शरण गुप्त जी चिंतित थे। दादा भाई नारोजी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र को जन्म दे चुके थे। भारतेंदु जी भी ये सूत्र दे चुके थे कि भारत का विकास स्वदेशी उत्पादन से संभव है। 1907 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ध्यान रखना ये पुस्तक जो है कई बार पेपर में पूछी जाती है कि संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की। और संपत्ति तो आप समझते हैं जैसे कि धन दौलत, उसी का शास्त्र, इसके बारे में इन्होंने बताया है, जो धन बहिर्गमन का सूक्ष्म विश्लेषण करती है। मैथिली शरण गुप्त जी इसी आयात आधारित अर्थव्यवस्था से चिंतित हैं। वे इस शोषण प्रक्रिया से परिचित हैं कि अगर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी चिंतित है कि अगर हम अपने दैनिक जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उनका हम आयात इसी प्रकार से विदेशों से करते रहे और हमारे देश का जो धन है वो बहिर्गमन होता रहा, दूसरे देश में जाता रहा, तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, इससे चिंतित थे। वे इस शोषण प्रक्रिया से परिचित हैं जिसमें भेदभाव मूलक कराधान के कारण मैनचेस्टर का माल सस्ता हो जाता था जबकि भारतीय माल महंगा। उन्होंने सर टॉमस मुनरो का ये कथन भारत भारती में उद्धृत किया कि हिंदुस्तानी माल विलायती माल की अपेक्षा कई गुना अच्छा होता था, लेकिन फिर भी हमारे माल को वो यहाँ पर सस्ते में खरीदते और विलायत में यानी कि ब्रिटिश में ले जाकर उसे महंगे दामों पर बेचते थे। मुनाफा ब्रिटिश वाले खुद कमाते थे। सच तो यह है कि यूरोपियन मोल मुफ्त में मिलने पर भी हम उसका व्यवहार नहीं करना चाहते। यही समस्या भारत भारती में कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है उसका पतन एकांत है, सिद्धांत एक निभ्रांत है। आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की, धन धान्य जाता है यहाँ से, ये दशा व्यापार की। समझ गए होंगे। जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका व अन्य देशों की बनी होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हो रहे हैं। घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे हैं। कह रहे कि हम लोग बेखबर हैं। अब हमारा यहाँ पर देखो किस बात से चिंतित थे, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हमारे देश से कच्चे माल का वो निर्यात करते थे और उसी माल को अपने ब्रिटिश में ले जाकर उनका माल जो है हमारे यहाँ पर महंगा बेचते थे और हमारे माल को यहाँ से सस्ते में खरीद कर और फिर महंगे दामों में वो बाहर भेजते थे और उस पर काफ़ी जो है वो अपना पैसा कमाते थे। तो इन्होंने ये कहा कि हमारी चीज़ें, हमारे द्वारा उत्पाद की गई चीज़ों पर मेड इन इंग्लैंड लिखते थे, मेड इन इटली लिखते थे, मेड इन जर्मनी लिखते थे, मेड इन जापान, फ्रांस, अमेरिका लिखते थे। तो ये सोचने वाली बात है कि घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे हैं। ठीक है, तो ये सचेत किया है। और मतलब 19वीं ये वर्तमान खंड हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान का विश्लेषण कवि यहाँ पर कर रहा है। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में भारत में 28 अकाल पड़े। इसका उल्लेख गुप्त जी ने भारत भारती में किया। 19वीं सदी में अंतिम 25 वर्षों में, ठीक है, 28 अकाल पड़े। इनमें 4 करोड़ लोगों के मर जाने तथा बहुतों के लगातार बुभुक्षित रहने की पीड़ा व्यक्त की। मतलब भूख से जो पीड़ित थे, बुभुक्षित, ठीक है, इस पीड़ा व्यक्त की। और क्या लिखा गुप्त जी ने, वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ एक, यानी कि पेट और पीठ मिलकर भूख के कारण इतने कमजोर हो गए कि पता नहीं चलता कि ये पेट है या पीठ है। मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। कह रहे कि हड्डियां बाहर निकलने को हो रही हैं, निकले हुए हैं दांत बाहर, नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। इतनी बुरी हालात का वर्णन किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके जो अर्थ हैं वो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर गुप्त जी ने एक तो भारतीय लोगों की दशा का वर्णन किया, भारतीय माल के बारे में बताया, भारतीय धन के बारे में बताया, भारतीय मंदिरों का क्या हाल किया था, इस्लाम ने क्या किया और अंग्रेजों ने क्या किया, ये सब हम वर्तमान परिस्थितियाँ पढ़ रहे हैं। गुप्त जी ने किसानों की दुर्दशा पर भी विस्तार पूर्वक लिखा है। वे दिखाते हैं कि अंग्रेजी शासन ने किस प्रकार किसानों की जमीन छीन ली और अंधाधुंध लगान वसूली ने कैसे उन्हें ऋण तथा ब्याज के दुष्चक्र में फंसा दिया। ये वही समस्या है जिसे आगे चलकर प्रेमचंद ने गोदान में तथा फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला अंचल में सूक्ष्मता से दिखलाया है। वही बात गुप्त जी ने अपनी इस कविता में भारत भारती में दिखाया है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, आता महाजन के यहाँ अब अन्न सारा अंत में, अध पेट रहकर फिर उन्हें है कांपता हेमंत में। हेमंत ऋतु का नाम है। तो
गुप्त जी, वर्तमान भारत की दुर्दशा में साहित्यकारों की क्या दशा थी? हमने किसानों की दशा पढ़ ली, अब साहित्यकारों की क्या दशा थी कि साहित्यकारों की भूमिका बताना भी नहीं बोलते। वे रीतिवादी मानसिकता पर भी चोट करते हैं, क्योंकि इन्हीं कवियों ने राधिका कन्हई को बहाना बनाकर अपनी ही वासनाओं को उद्घाटित किया। कह रहे कि रीति काल के जो प्रमुख कवि थे, उन्होंने अपनी वासनाओं को उद्घाटित किया और बहाना बनाया कि हम राधिका और श्री कृष्ण जी का वर्णन कर रहे हैं। तथा साहित्य अपने दायित्वों के साहित्यकार के जो दायित्व होने चाहिए, उन दायित्वों से साहित्यकार भटक चुका था। अब यहाँ पर और किसके बारे में? भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगोपासना है, धन्य ऐसे कविवरों को, धन्य उनकी भावना। ठीक है, तो ये इन पंक्तियों में इन्होंने कवियों को भी नहीं छोड़ा। गुप्त जी, अंग्रेजी शिक्षा, अब शिक्षा के बारे में, किसानों के बारे में हम सारा पढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा नीति का भी विरोध करते हैं, क्योंकि मैकाले नीति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था भारतीयों को मानसिक गुलाम बना रही थी। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करना बल्कि शर्म करना सिखा रही थी। तो क्या कहा कि वह सांप्रदायिक शिक्षा हमारे सर्वदा प्रतिकूल है, हम में हमारे देश के प्रति द्वेषमति की भूल है। ठीक है, तो अब भारत में शिक्षा का विकास नहीं हो पाना भी उनकी नज़र में एक बड़ी समस्या है। सैकड़ों पीछे या 10 भी सुशिक्षित जन नहीं। कह रहे कि 100 लोगों के पीछे 10 लोग भी मेरे देश में पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसके प्रति भी चिंता व्यक्त वर्तमान स्थिति में मैथिली शरण गुप्त ने की है। उसके बाद कुछ काव्य पंक्तियां हैं, तो ये काव्य पंक्तियां मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी। ये वर्तमान खंड की काव्य पंक्तियां हैं और ये सारी वही काव्य पंक्तियां हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारत का, लिखने चली अब हाल वह जिसके अमित अपकर्ष का। भारत कहो जो आज तुम क्या हो, वही भारत अहो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई वह तुम्हारी श्री कहो। तो ये सारा अब वर्तमान खंड के बारे में कहा है। ठीक है, तो ये अब अपनी पंक्तियां जो हैं ये पढ़ लेना। और सरलार्थ जो है इनका कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सरलार्थ मैंने बताया था कि जब हम सब्जेक्टिव पेपर आएगा तब हम सरलार्थ करेंगे। अब थोड़ा सा हम जल्दी से ये 2 पंक्तियां और हैं वर्तमान खंड की, उसके बाद हम भविष्य खंड का विश्लेषण पढ़ेंगे कि जैसे हम पहले अतीत में हम कैसे थे, वर्तमान में हमारी ये हालत है जो हमने अभी अभी पढ़ी, शिक्षा की हालत, किसानों की हालत, और मुस्लिम लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने हम पर क्या किया, कैसे देश के व्यापारियों की हालत है, कैसे देश के लोगों की हालत है। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा। अब ये कह रहे हैं कि जब वर्तमान में ऐसी हालत है तो हमारा भविष्य कैसा होगा। अब भविष्य का विश्लेषण पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, वीडियो अभी 41 मिनट की हो चुकी है। अब परिवर्तन की जरूरत है। अब कवि ने भारत देश के लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि अब परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए देश को जाग जाना चाहिए। भारतेंदु ने भी यही कहा था कि अब भी न जागे तो पतन सुनिश्चित है। गुप्त जी लिखते हैं, हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें हमेशा समय को देखकर चलना चाहिए। समय जिधर बदलता है हमें भी समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। आंख बंद कर, अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। कह रहा कि अब भी समय है, अब भी जागने का, आंखें खोल कर देखो लोग किस प्रकार से तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। सब जग जगाता है तुझे, जग कर। कह रहा कि सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। ठीक है, तो तुम जग कर स्वयं जय बोल के। तो कह रहा कि अब उठो हे सोए हुए भारतवासियों, तुम उठो। देश का विकास तभी होगा जब स्वदेशी उत्पादन, अभी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें वस्तुओं, हमारे द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर वो मेड इन इंडिया लिखते थे। तो इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि हमारे देश का विकास तभी होगा जब हम अपने देशी स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विकास होगा। मतलब हमारे जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो हमें अपने देश में उन चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दो, जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इन के बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं। कह रहा कि हर चीज़ पे मेड इन इंडिया होना चाहिए, हमारा कच्चा माल यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। देश की वस्तुएं बनाने के लिए अब तुम्हें कल कारखाने खोल देने चाहिए। ठीक है, बिना यंत्रों की प्रगति असंभव है। फिर अगली चिंता ये भी व्यक्त की है कि बिना यंत्रों की प्रगति असंभव है। व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना, परतंत्र है हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। कह रहा है कि देश की प्रगति के लिए, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए नित्य नए नए यंत्रों की
हमें खोज करनी चाहिए। विज्ञान का तीव्र विकास समय की जरूरत है, हमें विज्ञान के अंदर भी प्रगति करनी चाहिए। तो इसके बारे में ये पंक्तियां कही हैं। और सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। वैज्ञानिक तथा कहा कि विज्ञान का विकास भी हमें तीव्र गति से उसका साथ लेना चाहिए। वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री अब न दिखलाइए, बैलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए कि बैलून की रचना कैसे होती है, अब हमें यूरोपियन हिस्ट्री ना पढ़ाइए। ठीक है। साहित्य को भी समाज के लिए सक्रिय होना चाहिए। केवल कवि मनोरंजन कवि का कर्म होना, कह रहे हैं कि जो साहित्य है वो भी ऐसा होना चाहिए जो समाज को सक्रिय बनाए, जो समाज को गतिशील बनाए, जिसको पढ़कर लोगों के अंदर जागृति पैदा हो। हमें ऐसा साहित्य लिखना चाहिए। केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें लोगों को उपदेश भी देने की कुछ भावनाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, भारत राष्ट्रभाषा के विकास के बिना राष्ट्र कैसे हो सकता है। अब ये बात तो आप सब चारों तरफ देख ही रहे होंगे कि राष्ट्रभाषा का तो बुरा हाल है, कि यहाँ पर कवियों ने भी चिंता व्यक्त की थी कि जब तक राष्ट्रभाषा का विकास नहीं होगा हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश की कोई नहीं, हम निज विचार जान सकें जिसमें परस्पर सब कहीं। ईश्वर से प्रार्थना कि भारत का कल्याण करे। अंत में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर भारत का कल्याण करें, इस देश को हे दीन बंदो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ठीक है, तो ये अंत में प्रार्थना की है। भारत भारती अपने समय में राष्ट्रीय चेतना के उद्बोधन की दृष्टि से अत्यंत सफल कविता साबित हुई। हालांकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप नेट क्वालिफाई हैं और ये बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे। हालांकि सूक्ष्म विश्लेषण करने पर इसकी संवेदना कुछ सीमाओं से ग्रस्त दिखाई पड़ती है। अंग्रेजों की आलोचना तो पर्याप्त की गई, उनके राज्य के समय जो गरीबी व अकाल जैसी स्थितियां हैं उन पर भी गुप्त जी ने प्रकाश डाला है। पर्याप्त लिखा है, किंतु पूरी रचना में कहीं भी गरीबी इत्यादि समस्याओं के कारण के तौर पर अंग्रेजों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं की गई। इसलिए कई विचारकों ने इस रचना पर प्रखर राष्ट्रीय भावना न होने का आरोप लगाया है। ये वही समस्या है जो भारतेंदु के साहित्य में भी दिखती है। गुप्त जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा तो उसी प्रकार की, किंतु उतनी सीधी चोट नहीं कर पाए जैसे भारतेंदु कर रहे थे। किंतु ये उनकी सीमा न होकर उनकी रणनीति भी हो सकती है। देखो, दोनों प्रकार के विचार हैं। प्रख्यात समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने कहा कि ये छोड़ो, ये सब बातें आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो आपको भविष्य के विश्लेषण के बारे में आपको लिखनी है। भारत भारती अपने समय के आंदोलन को भी वर्णित नहीं करती। अब ये आलोचनात्मक चल रही है। जैसे कि अभी तो मैंने जो कवि ने जो पॉइंट्स बताए थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको च जय तक मैंने बता दिए। अब यहाँ पर इसका विश्लेषणात्मक, क्योंकि हम विश्लेषण पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को पढ़ेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है कि गुप्त जी की भारत भारती अपने समय के आंदोलनों को भी वर्णित नहीं करती। ये वही समय है जब कांग्रेस का महत्व बढ़ता जा रहा था, बंग भंग व स्वदेशी आंदोलन हो चुके थे, तिलक स्वराज्य का नारा दे चुके थे और क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला दौर भी आ चुका था। ये कह रहे हैं कि अपनी भारत भारती कविता के अंदर गुप्त जी ने जो उस समय आंदोलन चल रहे थे उनका वर्णन नहीं किया, जबकि ये आंदोलन वहाँ पर चल चुके थे जो भारत की दशा को बदलने के लिए काफ़ी अहम रोल इनका था। ठीक है, सभी प्रसंग भारत भारती में नदारद हैं, मतलब ये कहीं पर भी नहीं है। पर इसका कारण शायद ये है, और इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि भारत भारती जी अगर इन सब चीज़ों का जिक्र करते तो उस समय इनकी पुस्तक को जब्त कर दिया जाता, इनको प्रतिबंध लगा दिया जाता। गुप्त जी अतीत व वर्तमान में गहरा कंट्रास्ट दिखाना चाहते थे। यदि वे इन सभी घटनाओं का जिक्र करते तो संभवतः वह नाटकीय अंतर्विरोध उभर नहीं पाता। ठीक है, जो पाठक की चेतना को झकझोर सके। अगली क्या बात कही है, गुप्त जी मूल दृष्टि वैष्णवी संस्कारों से निर्मित है, कि जो गुप्त जी की मूल दृष्टि है किसी भी चीज को देखने की वो वैष्णवी संस्कारों से निर्मित है। इसलिए समाज के सभी वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता विकसित नहीं हो पाई। मतलब सभी वर्गों के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है वो विकसित नहीं हो पाई। उदाहरण के अनुसार
पूरी रचना में दलितों शूद्रों की स्थिति पर कोई गंभीर चर्चा नहीं दिखती। एकाध प्रसंग में वे जातिवाद पर टिप्पणी जरूर करते हैं, किंतु समाज की इतनी बड़ी समस्या का सूक्ष्म चिंतन नहीं मिल पाता। और नारी वर्ग के प्रति भी उनका दृष्टिकोण यथार्थपरक न होकर रोमानी किस्म का है। वे नारी को उदात्त भावनाओं की प्रतिमूर्ति समझते। मतलब अब यही बताया कि किन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया और किन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका जो इतिहास बोध है वो अतीत से मोहग्रस्त दिखाई देता है, रोमानियत तथा एक आयामी मानसिकता से ग्रस्त है। और इसके कारण न सिर्फ अनारी नारी बोध ये सब आप रहने दीजिए। तो अब हम भविष्य की कुछ खावे खंड पंक्तियां पढ़ लेते हैं। भविष्य खंड की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम इस अपने वीडियो का विराम देते हैं। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। कह रहा कि पूरा जग जयकारा लगाकर और स्वयं उठकर तुम्हें जगा रहा है। हम कौन थे क्या हो गए जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु न उसमें शिष्य की भी योग्यता। कह रहा है कि जब कभी हम पूरे देश में विश्व का गुरु कहलाते थे, अब उसमें शिष्य के बराबर भी योग्यता नहीं रही। तो भविष्य में आप ऐसे हो जाओगे, इसके लिए चिंता व्यक्त की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, जो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। उसके बाद ये सारी पंक्तियां हैं और सारी पंक्तियों के बाद फिर ये पंक्तियां हैं। अब मैं यहाँ पर ये सारी पंक्तियां यहाँ पर पढ़ूंगी नहीं, आप सभी यहाँ पर देख लें। मैं शुरू से आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। ये कुछ पंक्तियां हैं। हे साधु तुलसीदास नानक रामदास समर्थ भी, हे शिक्षितों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही। तो काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये भविष्य की कुछ पंक्तियां थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम इसकी भाषा की बात कर लेते हैं कि भाषा कैसी है और अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किस प्रकार से किया। तो ये तो शायद आप, चलो मैं इतना बताया तो ये भी बता देती हूँ कि भारत भारती की जो भाषा वह खड़ी बोली है। इसकी रचना के लेखन काल में भारतेंदु युगीन भाषाएं द्वैत समाप्त हो चुका था और खड़ी बोली एकमात्र साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। तो द्विवेदी युग में तो बन चुकी थी। कोई भी भाषा अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक दौर में सामान्यतः कुछ खुरदरी व कुछ सुस्त होती है, क्योंकि उसे काव्य भाषा से काव्यात्मक बनाने में, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरा, अब ज़्यादा समझाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इसे एक बार देख लें। थोड़ा सा यही है कि इसकी भाषा के बारे में है, फिर इसमें किस प्रकार के अलंकार, बिंब, जो छंद योजना है उनका प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसकी एक तीसरी वीडियो और बनाती तो शायद कोई देख पाता या नहीं पाता। तो अंत में ये देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये कविता इतनी सफल क्यों हुई। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ तौर और सीधी भाषा में होने से ये पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयोगिता अच्छी तरह सिद्ध कर दी थी। तो ये भारत भारती पूरी कविता थी जो हमने 2 पार्ट में पूरी की। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।